ओके Okay, so last time we had started with problems on recurrence relation. आप लोग को हमने एक प्रॉब्लम दिया था करने को, ये वाला, ये आपसे हो गया प्रॉब्लम? यस मैम। हो गया? क्या निकला? C1 C0 C1 C2? C0 मैम 1/2, C1 -7/2 और C2 6। C0 1/2 7/2 और 6, करेक्ट। बाकी लोग का हुआ या नहीं हुआ? गुड, सबका हो गया या किसी का नहीं हुआ? नहीं, बता दो, नहीं हुआ तो फिर हम एक्सप्लेन कर देते हैं। हो गया ना मैम? हो गया? ओके गुड, फाइन। ये वाला प्रॉब्लम आप लोग पिछली बार लिख गए थे या उससे पहले कनेक्टिविटी चली गई थी? नो मैम, ये नहीं लिख पाए थे। अच्छा चलो कर लेते हैं लोग हम लोग। सो ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। देयर आर n केसेस। हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा है क्या? नो मैम, मेरे ही माइक ऑफ है सर। अच्छा ओके। देयर आर n guests in a party. Each person shakes hands with everyone else exactly once. Form a recurrence relation representing the number of handshakes occurred in the party. Also solve the recurrence relation. एक मिनट होल्ड करना बेटा। हाँ रिकॉर्ड हो जाएगा। इन लोग का अच्छा ठीक है, क्या ना बेटा, देखो प्रबल ने तो बता दिया, डीके ने हमें नहीं बताया, ये मत बताते। हाँ चल, हाँ। सो एन गेस्ट पार्टी में हैं और हर पर्सन दूसरे पर्सन से खाली एक बार ही हैंडशेक करता है, तो इसके लिए हमें एक रिकरेंस रिलेशन निकालना है और फिर उसको सॉल्व करना है। So by HN we denote number of handshakes occurred in a party among n guests. और तो HN -1 क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ हैंडशेक्स occurred in a party among n-1 guests and like that. तो HN की वैल्यू क्या होगी? नंबर ऑफ हैंडशेक मेड बाय वन गेस्ट विद रिमेनिंग n-1 गेस्ट। ठीक है, एक ने बाकी n-1 के साथ हैंडशेक किया, प्लस नंबर ऑफ हैंडशेक्स अकर्ड अमंग रिमेनिंग n-1 गेस्ट। टोटल नंबर ऑफ गेस्ट एक है। अगर हम एक को सैग्रीगेट कर लेते, एक बंदे को, उसको हमने ले लिया और उसने बाकी n-1 के साथ जो हैंडशेक किया, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। एक मिनट को इधर से कर देते हैं। तो वो जो बाकी n-1 के साथ हैंडशेक कर रहा है, वो हो गया हमारा ये पार्ट। अब एक गेस्ट ने n-1 के साथ कर लिया, तो बाकी n-1 गेस्ट बचे। n-1 बाकी गेस्ट के साथ जो हैंडशेक करेंगे, वो हमारा हो गया ये सेकेंड पार्ट। तो एक पर्सन जो n-1 के साथ हैंडशेक कर रहा है, तो कितने हैंडशेक करेगा? n-1 हैंडशेक करेगा, क्योंकि कोई अपने साथ तो कर नहीं सकता, दूसरे के साथ ही हैंडशेक करेगा, तो इससे n-1 हुआ। प्लस नंबर ऑफ हैंडशेक्स अकर्ड among remaining n-1 guests is HN-1 from this definition. So this is our recurrence relation. अब H1 क्या हो जाएगा? Number of handshake among occurred among party among one guest. अब एक गेस्ट तो हैंडशेक कर नहीं सकता, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सो बस, और यहाँ देखिए ये रिकरेंस रिलेशन ऑफ ऑर्डर 1 है, एक ही इनिशियल कंडीशन दी गई है, तो अब हम इसको सॉल्व करके इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इसको रीअरेंज करके ये किया। नाउ कंसीडर दिस होमोजीनियस पार्ट। होमोजीनियस पार्ट में के लिए हम ये सोल्यूशन लेते हैं, तो हमारी रूट निकली अल्फा इक्वल टू 1। तो हमारा होमोजीनियस पार्ट का सोल्यूशन क्या हो गया? a 1 to the power r। नॉन होमोजीनियस पार्ट के लिए हमारा राइट हैंड साइड हुआ f of n-1। अब देखिए ये चीज समझ लेंगे तो वो एक जो प्रॉब्लम हमने आपको छोड़ा था करने के लिए, वो इसी तरह से हो जाएगा। अब अगर आप खाली n-1 को देखते हैं, सो दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, तो आप ये ले लेंगे, ठीक है। बट इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं into 1 to the power r, and 1 is a characteristic root of this homogeneous part। इसका माने 1 क्या हो गई? एक रूट है जो होमोजीनियस पार्ट में भी है और पर्टिकुलर पार्ट में भी है, और होमोजीनियस पार्ट में कितनी बार मल्टीप्लिसिटी क्या है? 1 है,
तो इसीलिए उसको हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही चीज जो पिछले से पिछले क्लास में एक प्रॉब्लम में हमने आपको छोड़ी थी करने को, वो आप करके देख लीजिएगा। एक बार आप इस तरह से करके देखेंगे तो आपका आंसर करेक्ट आएगा, और आप जब ये n हटा देंगे तब आप आंसर निकाल के अपने रिकरेंस रिलेशन में पुट करके देखिएगा, आपका आंसर सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो ये बहुत ध्यान में रखने की बात है। अगर इधर 1 टू द पावर r लिखा भी नहीं है, लेकिन अगर 1 इसकी कैरेक्टरिस्टिक रूट है तो हमें इसको इस तरह से लिख के कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, नाउ इसको हम इस इक्वेशन में रख देंगे एंड वी विल सॉल्व, सो विल गेट a1 एज दिस वन, b1 एज दिस वन। तो हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या हो जाएगा, n into n minus 1/2, and therefore the complete solution will be ये कांस्टेंट a प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब ये कांस्टेंट a निकालने के लिए हम ये इनिशियल वैल्यू की मदद लेते हैं, एंड दिस गिव्स अस a equal to 0, so this is the solution. So this was all about, these were some of the problems on recurrence relations, जिसमें से कुछ थे जो हम पहले डिस्कस भी कर चुके थे, कुछ जो थे जो नहीं डिस्कस किए थे वो ये हो गए। So this finishes your unit 2. अब हम आ जाते हैं रिलेशंस पे। Relations, as you know, relation from set A to B is a subset of A cross B, where A and B are obviously two non-empty sets. Empty set होगा तो आप relation define नहीं कर पाओगे या trivial relation हो पाएगा। और A cross B Cartesian product of two sets हम कैसे define करते हैं? Set of all ordered pairs x y such that x belongs to A and y belongs to B. So इस तरह से हम ये करते हैं। तो A cross B का कोई भी subset जो होगा that is called as a relation from A to B. अब x is related to y via the relation r, उसको या तो हम x r y लिखते हैं या x, y belong to r लिखते हैं। आप जो चाहे वो नोटेशन फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट देन, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A is m and number of elements in set B is n, then the number of relations from A to will be at most 2 to the power mn. माने ये इन सेट्स को लेके हम मैक्सिमम 2 to the power mn रिलेशंस डिफाइन कर सकते हैं। व्हाई? क्योंकि m क्रॉस n में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? mn एलिमेंट्स हो जाएंगे, करेक्ट? तो पावर सेट ऑफ a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 2 to the power mn, और पावर सेट का हर सेट a क्रॉस b का सबसेट होता है, तो उतने ही रिलेशंस इससे आपके हो जाएंगे। तो उस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल हम दिखाते हैं जिसमें दो सेट्स के ऊपर हम 2-3 तरह के रिलेशंस करेंगे, एंड इस तरह से बहुत सारे रिलेशन बन सकते हैं। तो हमने सेट ले लिया 2 4 6 8 एंड ए सेट बी ले लिया 1 3 7 5, एंड R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अब पहले एग्जांपल के लिए हम रिलेशन R डिफाइन करते हैं सच दैट x इज लेस देन y। तो इसमें सारे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू y कोऑर्डिनेट से कम होगी, तो रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा? 2 3 2 5 2 7 4 5 4 7 6 7। माने इधर आप देखिए हर कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू y से कम है। अब इधर पे हम 6 5 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 6 5 में क्या होगा? x की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, y की वैल्यू कम हो जाएगी। सो दिस इज द रिलेशन व्हिच इज डिफाइंड बाय दिस। अगर हम रिलेशन R को ऐसे डिफाइन करते हैं तो हमारा ये एग्जिस्टिंग रिलेशन आ जाता है। ओके, अब इन्हीं दो सेट्स पे हम दूसरा रिलेशन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? x इज R रिलेटेड टू y if and only if x is equal to y plus 1। अब हमने इस डेफिनेशन की जगह ये डेफिनेशन डाल दी, उसके अकॉर्डिंग हमने ये सेट रिलेशन लिख लिया। थर्ड हमने कैसे कर दिया? x is y related to y if and only if x plus y is divisible by 3, तो ये रिलेशन हो गया। इस तरह से आप दूसरा अगर चाहो तो लिख सकते हो x is R related to y
इफ x इज इक्वल टू 2 to the power y, उस तरह से, इस तरह से आप देखिए यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं, यहाँ 4 एलिमेंट्स हैं, तो दैट मीन्स 2 to the power 16 रिलेशंस यू कैन डिफाइन ऑन a क्रॉस b। ये उनमें से कुछ के एग्जांपल्स हैं जो हमने बता दिया। एंड लाइकवाइज आप बहुत तरीकों से कर सकते हो, आप x डिवाइडेड बाय y, x टू द पावर y, और इस तरह से ढेर सारे रिलेशंस आप डिफाइन कर सकते हो फ्रॉम सेट a टू b, जहां a ये है, b ये है। अब इसको हम बाइनरी रिलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आप देखिए ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं, मींस यू आर फाइंडिंग द रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स या टू सेट्स a and b, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज बाइनरी रिलेशन। और अगर x रिलेटेड नहीं है y को, y द रिलेशन r, तो या तो हम ऐसे यूज करते हैं या हम ये यूज करते हैं दिखाने के लिए कि x इज नॉट रिलेटेड टू y, y द रिलेशन r। अब देखिए इस साइड पे हो सकता है एक ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन के साथ रिलेटेड हो बट इस रिलेशन के साथ रिलेटेड नहीं हो। तो अगर इस रिलेशन के साथ रिलेटेड है तो हम लिख देंगे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। इस रिलेशन के साथ अगर रिलेटेड नहीं है तो हम लिख देंगे एक्स कॉमा वाई डज नॉट बिलोंग टू आर। सो डिपेंडिंग ऑन आपको कहाँ क्या चीज यूज करनी है आप यूज कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट, डोमेन ऑफ रिलेशन। जैसे फंक्शन का डोमेन रेंज होता है, ऐसे डोमेन रिलेशन का भी होता है। डोमेन क्या होगा? ये जो जब आप रिलेशन ऐसे डिफाइन करते हो, ओके, तो उसमें जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, जैसे ये रिलेशन है, तो ये जितने भी ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स हैं, ये सारे आपके डोमेन ऑफ ए कंस्टिट्यूट करते हैं। सो डोमेन इज डिफाइंड एज सेट ऑफ ऑल एक्सेस such that x belongs to a and x comma y belongs to r, y belongs to b। तो इसमें मतलब हम वही ऑर्डर्ड पेयर्स का फर्स्ट कोऑर्डिनेट लेते हैं जो रिलेशन के विच आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय द रिलेशन आर। सो इसीलिए ये लिखना बहुत जरूरी है, और ये भी लिखना जरूरी है कि x कहाँ बिलोंग कर रहा है, y कहाँ बिलोंग कर रहा है। इसी तरह सेकेंड जब आप एंट्रीज लेंगे सो दैट विल गिव यू रेंज। सो ऑर्डर क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल y such that y belongs to b, x is are related to y and x belongs to a। चलिए, now suppose this is the relation given to you from set a to b। a और b सेट्स क्या हैं? वो हमने यही सेट्स ली, यही आपका a है, ये आपका b है, दैट इज 2 4 6 8 इज a and 1 3 5 7 इज b। और उसके ऊपर हमने ये रिलेशन डिफाइन कर दिया, ठीक है। देन यू हैव टू फाइंड डोमेन ऑफ r। फर्स्ट एंट्रीज में क्या है? 2, यहाँ पे भी 2 है, 4, ये भी 4 है, 6 एंड 8। सो डोमेन में क्या आ गई? 2 4 6 एंड 8। रेंज क्या है? 1 5 7, ये 7 रिपीटेड है, और 3 1 5 7 3 1 5 3 7। so this is the range। so set of all first entries in the ordered pair from domain and set of all second entries in the ordered pair make the range, and this is the domain and this is the range। in other words, you can say if R is a relation from set of A to B, domain is a subset of A and range is a subset of B। चलिए, ये रिलेशन की बात बहुत हो गई। रिलेशन भी हमने देखा, रिलेशन फ्रॉम सेट A to B इज फ्रॉम सेट A to B, ऐसे भी लिख सकते हैं, रिलेशन फ्रॉम सेट A to B is a subset of A cross B। माने ये चीज A is a subset of A cross B। और अगर हम कहते हैं x comma y belongs to A plus R, इसका माने क्या हुआ? x की इमेज R के अंदर आपकी y हुई, करेक्ट? दिस इज अनदर वे ऑफ इंटरप्रिटिंग इट। देन फंक्शन भी हम ऐसे डिफाइन करते हैं। फंक्शन में भी अगर
ये ए टू बी फंक्शन है तो ए उसका डोमेन होता है, बी रेंज होता है, फंक्शन भी ऐसे डिफाइन करते हैं। तो फंक्शन और रेंज में फर्क क्या है? बोलो भाई। फंक्शन, अगर फंक्शन और रिलेशन एक ही है तो हम दोनों को अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं, और अगर अलग है तो उसका उसमें अलग क्या है? मैम फंक्शन में पूरा सेट एक डोमेन होता है, रिलेशन में ज़रूरी नहीं। फंक्शन में पूरा सा डोमेन होता है, रिलेशन में जरूरी नहीं है। सेट ए जो है। ओके ओके। और अगर मान लो हमने तुम्हें ऐसा रिलेशन का एग्जांपल दिया, जैसे सपोज हमने एक रिलेशन का एग्जांपल दिया जिसमें हमने सारे डोमेन के एलिमेंट्स को यूज कर लिया है, ठीक है, तो तुम कैसे डिसाइड करोगे वो रिलेशन है या फंक्शन है? मैम किसी एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं हो सकती फंक्शन। करेक्ट, दैट इज द मेन दिस थिंग। सो क्या कहते हैं इसमें, फंक्शन में आप देखिए एक एक एलिमेंट एक ही को रेंज में असाइन होता है। दो रेंज के एलिमेंट्स की एक प्री इमेज हो सकती है, लेकिन दो एलिमेंट्स की सेम इमेज नहीं हो सकती है फंक्शंस में, जबकि रिलेशंस में ऐसा नहीं है। आप देखिए यहाँ पे ये एक एलिमेंट, इसके डोमेन में एक एलिमेंट है 2, ये 1 को भी मैप कर रहा है, 5 को भी मैप कर रहा है। दिस इज नॉट पॉसिबल इन फंक्शन। फंक्शन कैसे डिफाइन करते हो? ये अगर आपका डोमेन है, ये रेंज है, तो आप ऐसे कर सकते हो, दिस इज अलाउड, दिस इज अलाउड। ये क्या हो जाएगा? मेनी टू वन फंक्शन जो आपने सुना होगा, ये मेनी टू वन फंक्शन हो जाएगा। बट आपने वन टू मेनी फंक्शन नहीं सुना होगा। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन में एक एलिमेंट एक से ज्यादा इमेज को मैप कर सकता है, बट फंक्शन में ऐसा नहीं होता। फंक्शन में एक एलिमेंट की एक ही इमेज होती है, इधर पे एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज हो सकती है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन। तो अगर एग्जाम में या कहीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको ये एक सेट दे दिया जाए और सेट ए दे दिया जाए, सेट बी दे दिया जाए, अब पूछा जाए इज दिस अ फंक्शन और नॉट, जहां आप देखो एक एलिमेंट दो को मैप्ड है, यू विल क्लियरली से दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज अ रिलेशन। चलिए, ये तो हम पहले लिख ही चुके थे, नथिंग न्यू। ओके, नेक्स्ट इज इनवर्स रिलेशन। अगर R एक रिलेशन है फ्रॉम सेट A टू B, देन वी से R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, और उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स XY such that X belongs to A, Y belongs to B and X is R related to Y. This is how you define a relation. तो R इनवर्स क्या होगा? R इनवर्स यही चीज होगी, बस खाली X और Y की प्लेस हम इंटरचेंज कर देंगे। So Y, X such that XY belongs to R, X belongs to A and Y belongs to B. माने रिलेशन में जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, उनमें हर ऑर्डर्ड पेयर में आप X और Y की पोजीशन इंटरचेंज कर दोगे, तो जो रिजल्टेंट रिलेशन होगा दैट विल बी R इनवर्स। तो देखिए, इधर देखिए, ओके, हाँ ठीक है, 1 2 R इनवर्स में 2 1 1 2, 2 5 5 2, 4 3 3 4, 4 7 7 4, 6 7 7 6, 8 3 3 8। सो इस तरह से आप R से R इनवर्स निकाल सकते हो या R इनवर्स से R निकाल सकते हो। ऑब्वियसली डोमेन ऑफ R इज इक्वल टू रेंज ऑफ R इनवर्स एंड रेंज ऑफ R इज इक्वल टू डोमेन ऑफ R इनवर्स। सो ये रिलेशन होता है R और R इनवर्स के डोमेन और रेंज में। अब अगर मान लीजिए ये आपका सेट A इक्वल टू B हो जाता है, देन R विल बी अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A एंड वी से R इज अ रिलेशन ऑन सेट A। तब हमें इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू B लिखने की जरूरत नहीं है, इट विल बी रिलेशन ऑन सेट A। ओके, let R and S be two relations from A to B. Show that A R intersection S inverse is equal to R inverse intersection S inverse
एंड R यूनियन S इनवर्स इज इक्वल टू R इनवर्स यूनियन S इनवर्स। ये हमें प्रूफ करना है। चलिए हम पहला वाला प्रूफ करते हैं, दूसरा वाला आप ट्राई करिएगा। अभी इस चीज को आप मत देखिए, आप खाली ये इम्प्लाइड वाला साइन देखिए। अगर एक्स वाई आर इंटरसेक्शन एस इनवर्स को बिलोंग कर रहा है, इसका माने y एक्स आर इंटरसेक्शन एस को बिलोंग करेगा। डेफिनेशन ऑफ आर एंड आर इनवर्स। अब y एक्स आर इंटरसेक्शन एस को बिलोंग कर रहा है, दैट मींस इट विल बिलोंग टू r एज वेल एज इट विल बिलोंग टू s। डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इनवर्स है। और अच्छा ओके, y x belongs to r means x y belongs to r inverse and y x belongs to s means x y belongs to s inverse। अब x y r inverse को भी बिलोंग कर रहा है और s inverse को भी बिलोंग कर रहा है, तो ये इसके इंटरसेक्शन को भी बिलोंग कर रहा है। सो दिस विल टेल यू दैट r intersection s inverse is a subset of R inverse intersection S inverse। क्योंकि हम एक एलिमेंट R इनवर्स S से लेके से स्टार्ट हुए थे और हमने दिखा दिया वो R इनवर्स इंटरसेक्शन S इनवर्स में, तो ये इसका सबसेट हो गया। अब देखिए दूसरी चीज, अब हमें इसका उल्टा दिखाना है। उल्टे के लिए हम दूसरा कलर यूज कर रहे थे। ओके, अब हमें दिखाना है ये इसका सबसेट है, तो हमने एक एलिमेंट लिया एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर इनवर्स इंटरसेक्शन एस इनवर्स। इसका माने क्या हुआ, इधर से आपका ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स कॉमा वाई आर इनवर्स को बिलोंग कर रहा है और एक्स कॉमा वाई एस इनवर्स को बिलोंग कर रहा है। ये आर इनवर्स को बिलोंग कर रहा है, इसका माने वाई कॉमा एक्स आर को बिलोंग करेगा, एंड ये इसको बिलोंग कर रहा है, इसका माने ये इसको बिलोंग करेगा। ये इसको बिलोंग कर रहा है, ये इसको बिलोंग कर रहा है, माने ये इसके इंटरसेक्शन को बिलोंग करेगा। तो हमने एक एलिमेंट इधर से स्टार्ट किया और दिखा दिया वो इसको बिलोंग कर रहा है, तो हमारे पास क्या हो गया, ये बी होल्ड करता है, माने दिस इज कंटेन इन दिस, सो दैट मीन्स दिस सेट इज इक्वल टू दिस सेट। तो इसके लिए हमने इसको आप अलग अलग ना करके हमने ये डबल इम्प्लीकेशन साइन यूज कर लिया है कि माने दोनों तरह से ये वैलिड है। अगर आप बहुत श्योर हो कि दोनों साइड से वैलिड है, तब तो आप ये डबल इम्प्लीकेटेड साइन यूज करना एग्जाम में, नहीं तो पहले एक साइड करना और फिर दूसरा साइड करना, जैसे हमने आपको दिखाया है। हमने एक ही में दिखा दिया, आप अलग अलग कर लेना ताकि आपकी कुछ उसमें गड़बड़ी ना हो। सो दिस इज एग्जैक्टली लाइक आप जो सेट थ्योरी में दिखाते हो, ये सेट इसमें कंटेन है, वो सेट उसमें कंटेन है, उसी तरह से किया। नाउ यू ट्राई एंड प्रूव दिस वन, करिए। यस मैम, हो गया। हो गया, ओके। ओके, जिनका नहीं हुआ है वो बोर्ड इधर स्क्रीन पे देख लीजिए। This belongs to R inverse means this belongs to R union S, which means y comma x belongs to R or y comma x belongs to S. This means x comma y belongs to R inverse or x comma y belongs to S inverse. This means x comma y belongs to R inverse union S inverse. अब आप ऐसे ही बैक भी जाएंगे तो आपका हर स्टेप एग्जैक्टली वैसे ही आएगा।
तो हमने इसको बाय इंप्लीकेशन से लिख दिया है। बट अगर आप अगेन आई एम टेलिंग, अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आप इसको दोनों अलग अलग कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशंस। जैसे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता है ऐसे कंपोजिशन ऑफ रिलेशन है। लेट आर बी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी and S be relation from B to C. Then S composition R is a relation from A to C defined by, अब देखिए S composition R is set of all x z such that there exists a y belonging to B, क्योंकि देखिए R और S के बीच में B कॉमन है, such that x comma y belongs to R and y comma z belongs to S। तो मतलब जब ये दोनों इनको बिलोंग कर रहा है और ये एलिमेंट इसका सेकेंड एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर है तभी ये कंपोजिशन डिफाइंड होगा, अदरवाइज नॉट। फॉर x बिलोंगिंग टू A एंड z बिलोंगिंग टू C। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ये, या फिर ये वाली xy बिलोंग टू R एंड yz बिलोंग टू C implies and is implied by xz belongs to S composition R. So this you can take as a definition of S composition R. दोनों एक ही है, ये सेट के फॉर्म में है, ये एक एलिमेंट के फॉर्म में है, जो आपको कन्वीनियंट लगे वो आप याद कर सकते हैं। Okay, next theorem is if R inverse and S inverse are inverse relations, are inverse of relations R and S respectively, then S composition R inverse is R inverse composition S inverse. Ab A is a relation from A to B and S is a relation from B to C, so this holds. और अगर ये ट्रू है तो S composition R is a relation from A to C, so this is a subset of A cross C. ये चीज हमें पता है तभी हम इसके बारे में जा सकते हैं, क्योंकि अगर ये B और ये B इसका सेकेंड सेट और इसका फर्स्ट सेट अगर सेम नहीं है तो हम ये कंपोजिशन डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ओके, अगेन वही चीज, एक एलिमेंट हम यहाँ लेते हैं, so this means x comma y belongs to S composition R. अब ये x composition की R की आप डेफिनेशन देखिए, इसका माने क्या है, there exists a y belonging to B such that x comma y belongs to R and y comma z belongs to S. ये हो गया, x comma y belongs to R means y comma x belongs to R inverse, and this tells you y comma z belongs to S inverse. अब ये इसको बिलोंग कर रहा है, ये इसको बिलोंग कर रहा है, दैट मींस z comma x belongs to R inverse composition S inverse, definition of composition of two relations. So इस अब हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, we started with the element here and we proved that it lies here, that means this is a subset of this, so this is, name this as equation 1. In a similar manner, start from an element here and show that it belongs here, so that will give you that R inverse composition S inverse is a subset of S composition R inverse, and from 1 and 2 you will have these two are equal. इसमें भी जैसा मैं लिख रहा है, जस्ट रिवर्ट द स्टेप्स बिलो, माने ये करने के लिए आप यहाँ पे खाली जब आप लिखेंगे तो ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, सॉरी इधर से नहीं, ये वाला, ये सो इधर एक किया इसमें, इसके बाद ये स्टेप, ये स्टेप, ये स्टेप, ये स्टेप, ये स्टेप, तो हमारा ये चीज आ जाएगी। सो यू कैन डू दैट एंड राइट इट अगेन सो दैट यू कैन प्रूव दिस, और फिर आपका प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। Okay, this I have written, do it yourself. If R and S are relations, then prove that R union S, R minus S are also relations on A. In fact, एक और add कर लीजिए, R intersection S.
This is also relation on set A if R and S are set of relations. ये क्या होता है? R minus S मतलब क्या होता है? यूनियन एस इंटरसेक्शन एस तो ठीक है, R minus S क्या होता है? मैम R सेट से S सेट्स के एलिमेंट को रिमूव करना। करेक्ट। एक आपके पास सेट रिलेशन R का एक सेट होगा जिसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, एक S का होगा जिसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे। तो R माइनस S में मतलब R में से वो एलिमेंट्स हम रिमूव कर देंगे जो S में है, दैट इज R माइनस S। फॉर एग्जाम्पल हमने कहीं कोई एग्जाम्पल लिया है ऐसा? दो सेट्स का नहीं लिया ना। चलिए आगे देखेंगे। ओके Okay, this I have already told you. Identity relation on set A is defined as set of all x belonging to A such that x is related to x. So this is identity relation. And from here it's clear domain of identity is same as range of identity. So that's okay. चलिए ठीक है. Next is types of relation. अब से जो हम लेंगे वो हम रिलेशन ऑन अ सेट ए की बात करेंगे. वी विल नॉट टॉक अबाउट रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. माने अब हमारा सेट ए और बी एक ही सेट होगा. सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट रिलेशन फ्रॉम सेट ए. और फिर अब हम टाइप्स ऑफ रिलेशन डिफाइन करते हैं. रिफ्लेक्सिव रिलेशन मीन्स let R be a relation on set A, then R is reflexive if X is R related to X for all X belonging to A, या X comma X belongs to R for all X belonging to A, not R. माने अगर A के हर एलिमेंट के लिए X comma X अगर R को बिलोंग कर रहा है तो फिर हम कहेंगे R रिफ्लेक्सिव रिलेशन है. जैसे अगर हमारा सेट ए ये है और हमने रिलेशन आर ये लिया. अब देखिए 1 1 1 यहाँ पे है, 2 2 2 यहाँ पे है, 3 3 3 यहाँ पे नहीं है. सो आर इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन. So R is not a reflexive relation as 3 3 does not belong to R. तो यहाँ पे एक एलिमेंट सेट A में ऐसा है जिसके लिए 3, 3 like this element is 3 for which 3, 3 does not belong to R, so that is why it's not a reflexive relation. और अगर यही चीज अगर हम 3 क्रॉस 3 3, 3 यहाँ ऐड कर देंगे तो ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा. Okay. Next is symmetric relation. A relation on set A is said to be symmetric if A is R related to B, then B is also R related to A, or in other words, if A comma B belongs to R, then B comma A also belongs to R for A and B belonging to A. अब देखिए यहाँ पे फर्क क्या है. डेफिनेशन का फर्क तो वो है. यहाँ पे ये है for all x in A. ये हर A के एलिमेंट के लिए ट्रू होना चाहिए. यहाँ क्या है? for A belonging to A and B, A B belonging to A. माने हर एलिमेंट के लिए ट्रू हो जरूरी नहीं है, लेकिन जिन ए बी के लिए ये चीज ट्रू है उनके लिए ये भी ट्रू होनी चाहिए. सो जैसे ये सेट ए है और ये हमने रिलेशन लिया आर. इसमें देखिए 1 2 है, सो 2 1 भी है. 1 1 का अपोजिट करो तो 1 1 ही रहेगा, 3 3 का करो तो 3 3 रहेगा. सो दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन. ऑल्दो यहाँ देखिए 1 3 और 3 1 नहीं है, बट दैट्स ओके, क्योंकि 1 3 यहाँ नहीं है तो 3 1 होने की जरूरत नहीं है. इसी तरह 2 3 यहाँ नहीं है तो 3 2 होने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर 1 2 है सो 2 1 को होना जरूरी है. सो दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट ए. Antisymmetric relation. A relation R on set is said to be antisymmetric if A is R related to B and B is R related to A, then A is equal to B. Yeah, if AB belongs to R and BA belongs to R, then A has to be equal to B. For example, if you take set A as set of all natural numbers and R जो relation आपने लिया है वो है A divides B.
तो अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है और बी ए को डिवाइड कर रहा है तो नेचुरली ए हैज टू बी इक्वल टू बी, क्योंकि हम नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, फ्रैक्शंस या इंटीजर्स, फ्रैक्शन या रियल नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं. सो दिस विल बी द केस. या आप अगर सेट ऑफ ऑल पैरेलल लाइंस लेते हैं तो अगर लाइन L1 L2 को पैरेलल है तो लाइन L2 L1 को पैरेलल होगी ही होगी. नहीं, वो सिमेट्रिक नहीं हो गया. इसका और क्या एग्जांपल हो सकता है डिवीजन के अलावा? डिवीजन के अलावा इसका और एंटीसिमेट्रिक का क्या एग्जांपल हो सकता है? हाँ, सेट ले सकते हो. इफ A is contained in B and B is contained in A with equality sign, strictly equality की बात नहीं कर रहे, equality की बात कर रहे हैं, then this will imply that A equals to B. ठीक है, सो ये हो गया. इसी तरह ट्रांजिटिव माने अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को बी सी बिलोंग कर रहा है तो ए सी भी बिलोंग करेगा. फॉर एग्जाम्पल हियर देखिए 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 3 बिलोंग कर रहा है तो 1 3 भी बिलोंग कर रहा है. ऐसे आप चेक कर लीजिए. अब ये जो क्वेश्चन है बोर्ड आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन आप करिए. अलग से कर रहे हैं, ये हम नहीं है, ये बोला है इसका क्वेश्चन. क्योंकि हम ये मेरे मैसेज ये हम लोगों को भी ये पता नहीं है, हम लोगों को अलग से अरे ये तुम्हारा नहीं तो गाइड बनाने के लिए जो प्रेजेंट फैकल्टी है उसके लिए अच्छा गाइड बनाना. हाँ, या जो फैकल्टी है उनके यहाँ पढ़ाने थोड़ा सा समझना. ठीक है, आप उसमें समझा देंगे कि मैंने आपको मेरे क्लास चल रहा है अभी तो नहीं आप. ठीक है, हाँ. तो जैसे ये सेट ए है और उस पर हमने रिलेशन डिफाइन x इज आर रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, या आप कह सकते हो x इज इक्वल टू 2y. तो रिलेशन कैसे हो जाएगा? आप y की एक वैल्यू लो, y की वैल्यू आपने 1 ली तो x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू आपने 2 ली तो x की वैल्यू 4 आ गई. 3 6 4 8 5 एंड 10. अब 5 के बाद आप x की वैल्यू y की वैल्यू तो 6 ले सकते हो, लेकिन x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 आ जाएगी, जो कि सेट A में नहीं है. तो वो एलिमेंट फिर आपका रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा, बिकॉज R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A. तो इसलिए वहां पे हम स्टॉप कर देंगे. सो ये हो गया आपका रिलेशन. अब फिर क्या पूछा गया है? डोमेन ऑफ R. फर्स्ट एंट्रीज क्या है? 2 4 6 8 10. तो ये हो गया आपका डोमेन ऑफ R. सेकेंड एंट्रीज क्या है? 1 2 3 4 5. सो ये हो गया रेंज ऑफ R. R इनवर्स क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर्स में से जो नंबर्स हैं इनका ऑर्डर रिवर्स कर दीजिए, यू विल गेट R इनवर्स. तो 2 1 है 1 2 आ जाएगा, 4 2 है 2 4 आ जाएगा, एंड लाइक दिस. ओके, अगर इस एग्जाम्पल में इस रिलेशन की जगह हम ये रिलेशन लगा दें, x माइनस 2y इक्वल टू 0 की जगह x प्लस 2y इक्वल टू 10, then you find out what will be R and what will be R inverse. Find कर.
Okay. So if x is 2, y is 4, then x plus 2y is 10. X is 4, y is 3, then x plus 2y is 10. When x is 6, y is 2, then x plus 2y is 10. And when x is 8, y is 1, then x plus 2y is 10. तो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा 2 4 4 3 6 2 8 1 ये हमारा रिलेशन हो गया आर इनवर्स क्या हो जाएगा इनका ऑपोजिट हो जाएगा एंड दिस इज देयर ठीक है ओके सो विल स्टॉप हियर अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो okay then we'll continue next time Thank you, ma'am. welcome